बात करेंगे। एसआईआर में कटे नामों को लेकर अखिलेश ने इसे सरकार की साजिश बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। इसके साथ ही बात होगी यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जी राम जी और पीडीए को लेकर एसपी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। वहीं एसपी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस पर जवाब दिया। और साथ ही बात करेंगे साल 2027 के लिए बीजेपी एक बार फिर से पूर्वांचल प्लान पर फोकस कर रही है। सहयोगी दलों से तालमेल को लेकर पंकज चौधरी गोरखपुर, मऊ, वाराणसी दौरे पर हैं। फिर बात करेंगे दिल्ली में पत्थरबाजी केस में पुलिस का एक्शन किस तरीके से चल रहा है। एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने के बाद में अब बीजेपी और एसपी आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर पीडीए और एसपी वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसपी सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। नाम जुड़वाने के लिए लोगों के पास अभी भी वक्त है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश ने इसे वोट काटने की साजिश बताते हुए पीडीए समाज को सतर्क रहने की अपील की है। कटे हुए वोटों को जुड़वाने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिस पर अखिलेश ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जाइए वोट बढ़ाइए, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर हर बूथ पर वोट बढ़ाएंगे नकली तो समाजवादी लोग और पीडीए प्रहरी के लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो हर बूथ पर जांच करें। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फॉर्म जमा करने के बावजूद उनके भाई और भतीजे के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, जबकि समय से दोनों फार्म जमा किए गए थे और उसको अपलोड भी कराया गया था, फिर भी वोटर लिस्ट में वो नाम नहीं आए। ये प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनके नाम नहीं है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जो वोट कटे हैं वो कटे नहीं हैं, अभी जोड़ने के लिए 1 महीने का समय है। जिनका वोट कटा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, मैं भी अपील कर रहा हूं, जिनका वोट कटा है वो फॉर्म 6 भरे, अपना वोट जुड़वावें। और जिनका वोट कोई स्थानांतरित हुआ है, अगर वो यहाँ रहना चाहते तो यहाँ फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, तो उसको पालन करें। अभी किसी का वोट कट नहीं गया है, अभी समय है अपना वोट जुड़वाने। अखिलेश यादव जहां एसआईआर को पीडीए के वोट काटने की बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, वहीं बीजेपी भी लगातार विपक्ष पर पलटवार कर रही है। वोटर लिस्ट से नाम हटना सिर्फ वोट का नुकसान नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों पर खतरा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अपील करते हुए लिखा कि वो सजग रहें, अपने वोट बनवाएं और भाजपा सरकार के खिलाफ वोट करें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम 6 जनवरी 2026 को आए यूपी के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए आप कुछ तरीके से जान सकते हैं। उसका तरीका क्या है आपको बताते हैं। देखिए, पहला तरीका है तो सबसे पहले एक आपको वेबसाइट बताएंगे, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आप वेबसाइट के मुख्य पेज पर एक पॉपअप खुलेगा जिसका नाम होगा स्पेशल इंटेंसिव
रिवीजन यानी कि SIR 2026 इस पॉपअप में दिए गए एपिक नंबर पर आपको क्लिक करना है और अब नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें अपना एपिक नंबर यानी कि वोटर ID नंबर आपको डालना होगा और इसके बाद में आपको कैप्चा भरना होगा। सर्च पर क्लिक करेंगे और अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में होगा तो स्क्रीन पर सारी आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका नाम सूची में नहीं होगा तो नो रिजल्ट फाउंड लिखा आएगा। दूसरा तरीका क्या है वो भी आपको बता दें। चुनाव आयोग की वेबसाइट से आप electionsearch.gov.in वेबसाइट को खोलेंगे, एपिक नंबर वाले बॉक्स में अपना वोटर ID नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। अगर नाम होगा तो पूरी जानकारी दिखेगी, नहीं होगा तो नो रिजल्ट फाउंड आएगा। और तीसरा तरीका है, आपको ECNet मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको माय नेम इन इलेक्टोरल रोल टैब पर क्लिक करना होगा और यहाँ नाम खोजने के 4 तरीके आपको मिलते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि वोटर ID या फिर एपिक नंबर वाला आपको फॉर्म 6 वाला मोबाइल नंबर ही यूज करना है और इसके बाद में एपिक कार्ड पर दिया गया QR कोड आपको स्कैन करना है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों को एक बड़ा झटका पूर्वांचल से लगा है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूर्वांचल पर फोकस कर चुके हैं। पंकज चौधरी के सामने 2026 पंचायत चुनाव और 2027 यूपी चुनाव बड़ा चैलेंज है। उन्होंने पूर्वांचल पर फोकस किया है जहां जातीय समीकरण जटिल है। क्या है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पूर्वांचल प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल के गढ़ को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पूरा फोकस पूर्वांचल की राजनीति पर है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी हुई थी। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर पूर्वांचल की तरफ लौटती दिखी है। बीजेपी के 45 साल में यूपी में 16 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इनमें से 10 पूर्वांचल से आते हैं। अगर प्रयागराज को भी इसमें से अलग कर दिया जाए तो खांटी पूर्वांचल के 8 प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। पूर्वांचल से बने पिछले 7 प्रदेश अध्यक्षों के हाथों में पार्टी की कमान 22 सालों तक रही है। निश्चित रूप से हर जिले में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, वहां की राजनीतिक स्थिति की विवेचना के साथ भारतीय जनता पार्टी इस पूर्वांचल में पिछले चुनाव में जहां कमजोर रह गई थी, इनका दौरा इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में सहायक होगा। बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर निषाद पार्टी, SBSP और अपना दल S भी पूर्वांचल के अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्हीं दलों के बीच अपनी मजबूत पैठ इन इलाकों में बनाने के लिए खुद पंकज चौधरी पूर्वांचल के गोरखपुर, मऊ, वाराणसी दौरे पर हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं, यानी 33% सीटें इसी इलाके की हैं। ऐसे में कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी यूपी की राजनीति में पार्टी का चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी असली चुनौती बीजेपी की जीत की हैट्रिक है। बीजेपी ने पूर्वांचल को जीतने का एक स्पेशल प्लान तैयार किया है और बीजेपी की रणनीति है कि अगर पूर्वांचल जीता तो बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है। यही वो वजह है कि बीजेपी ने पूर्वांचल के सियासी व्यू को अभी से सजाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अखंड भारत पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा, भारत के हजारों सालों का प्रतीक है। श्लोक को भारतवर्ष के नाम पर जाना जाता है और इस भारतवर्ष में वर्तमान का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है। मुख्यमंत्री योगी ने भी ये कहा कि भारत के विभाजन के लिए साजिश रची गई और 1947 में 2 हिस्से अलग कर दिए गए। ब्रिटिशर्स की मंशा थी कि इनको शासन नहीं करना आता, कमजोर करने के लिए ऐसी साजिश रची गई थी। जो श्लोक है यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक है जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक, समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष जिसमें वर्तमान का भारत भी है
पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। ये बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है। लगातार ये साजिश और दुष्प्रचार किया जाता रहा है। 1947 में देश उसका भुक्तभोगी बना था, जब भारत के दो अभिन्न हिस्से भारत से अलग कर दिए गए थे। वे भारत के अंदर जो ब्रिटिशर की साजिश थी कि भारत एक इकाई नहीं, वे अलग अलग भागों में उसको विभाजित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ही शासन कर सकते हैं, इनको शासन करना नहीं आता। और वे भारत को उस देश से कमजोर करने के लिए उन्होंने उस समय जो साजिशें रची, लेकिन इस भारत ने उस समय भी उसका जोरदार प्रतिकार किया। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस और एसपी पर बड़ा हमला बोला। जी राम जी योजना पर कहा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है, इसलिए कांग्रेस परेशान हो रही है। वहीं पीडीए पर कहा कि इसके अर्थ को लेकर अखिलेश कंफ्यूज हैं और एसपी कांग्रेस ने भी पंकज चौधरी पर पलटवार किया है। देखिए। वाराणसी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम से योजना चलाई है, लेकिन राम जी के नाम से एक योजना बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। जी राम जी कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपए में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी हमेशा सांप्रदायिकता की बात करती है। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करने में लगी रहती है। इस तरीके का कोई काम ना हो जिससे कि पुलिस पर, प्रशासन पर और संविधान पर लोगों का विश्वास उठे। जो भी कार्रवाई पुलिस की हो या जो भी कार्रवाई अन्य एजेंसियों की हो, वो संविधान सम्मत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उसके बेरोजगार प्रवक्ता हर कार्रवाई को हिंदू मुसलमान करके अपनी सांप्रदायिकता की रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। वहीं पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के अर्थ को लेकर कंफ्यूज है। पहले वो ये बताएं कि एसपी के लिए पीडीए का क्या मतलब है। पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। समाजवादी प्रवक्ता का कहना है कि मनरेगा का नाम बदलकर अब गोडसे के नाम पर कर दिया है। बीजेपी इस पर कुछ भी बोले तो जी राम जी कर दिया, यानी गोडसे राम जी। गोडसे राम जी के नाम से मनरेगा का नाम बदल कर, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जो योजना थी उसका नाम बदल के बड़ी होशियारी के साथ बहुत 30 मार्खा बनते नजर आ रहे हैं बीजेपी के लोग। जी राम जी को लेकर बीजेपी जहां विपक्ष पर हमलावर है, वहीं मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस और एसपी की सियासी बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। पुलिस ने कई पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है और इस मामले में रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी को भी पुलिस समन भेजेगी। एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां पर एसपी पर मुखर है, तो वहीं एसपी ने इसे बदनाम करने की साजिश बता दिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में पुलिस पर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस अब एसपी सांसद को समन भेजेगी। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस समन भेजेगी।
हिंसा से पहले मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद थे। वायरल वीडियो में नदवी नजर भी आ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। और कार्रवाई में ये नहीं होता कि कोई संसद है, कोई मंत्री है, कोई पार्षद है, कोई विधायक है, सबके लिए कानून एक है और एक सी कार्रवाई होती है। तो अभी तो पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए और जब आती है तो कानून के दायरे में चाहे कोई कितना बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी प्रकार होगी जैसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ में होती है। वहीं एसपी सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि मोहिबुल्लाह नदवी जनप्रतिनिधि हैं। वो किसी से मिलने गए होंगे, वहां पत्थरबाजी हो गई होगी। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ हादसा हो जाए तो मैं और आप जिम्मेदार थोड़ा ही हैं। वो गए होंगे, जनप्रतिनिधि हैं, भारत के नागरिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं, गए होंगे, किससे मिलने गए होंगे और अचानक वहाँ पत्थरबाजी होगी तो उसमें उनका क्या कसूर है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि दिल्ली में अतिक्रमण एक्शन के खिलाफ हुई पत्थरबाजी में एसपी का हाथ है। सीसीटीवी में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें रामपुर के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें आई हैं सीसीटीवी में, वहाँ रामपुर के सांसद नदवी हैं, उनको भी देखा गया है। निश्चित तौर पे जो वहाँ पथराव हुआ तुर्कमान गेट पे, जो सुनियोजित साजिश थी और उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं एसपी प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग दंगा करके अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे सांसद के खिलाफ अगर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान है तो उसकी जांच सरकार करा सकती है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आधी रात को अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी की गई थी। वायरल वीडियो में रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे और पुलिस से बहस करते दिख रहे थे। पुलिस का आरोप है कि नदवी ने भीड़ को उकसाया। पुलिस जल्द एसपी सांसद से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया। राजकीय नर्सिंग कॉलेज श्रीकोट का नाम बदलकर अब अंकिता भंडारी के नाम पर कर दिया गया है। अब कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट कर दिया गया है। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी और गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला संवेदनशील है। अंकिता के माता पिता से बात हुई है, उनकी बातों पर विचार कर सरकार जल्द फैसला लेगी। सीएम ने कहा कि इस दिशा में कानूनी सलाह ली जा रही है। बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारी बेटी बहन से जुड़ा हुआ मामला है और मैंने पहले ही कहा था मैं उनके माता पिता, चूँकि उनको अत्यधिक कष्ट हुआ, उनकी बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ, तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, जिस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई हैं और हम उन बातों पर विचार करके जल्दी ही निर्णय करेंगे। ईडी की छापेमारी हुई है और ये छापेमारी एक निजी संस्थान आईपीएसी के दफ्तर और साथ ही उनके ऑनर के आवास पर हुई। लेकिन जैसे ही छापेमारी की खबर ममता दीदी तक पहुंची, आनन फानन में ममता दीदी छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गई। ममता बनर्जी जब रेड वाली जगह के बाहर निकली तो उनके हाथ में नीले रंग की एक फाइल थी और ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर ईडी के बहाने उनकी पार्टी का डेटा और चुनावी रणनीति चुराने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए। देश के सियासी इतिहास में ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर शायद पहली बार सामने आई है। आर्थिक गड़बड़ी और कोल माइनिंग स्कैम के आरोप में कोलकाता में आईपीएसी नाम की कंपनी पर ईडी ने रेड की। ये वही कंपनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल का काम देखती है। लेकिन ममता बनर्जी इस जांच पर इतनी आग बबूला हो गई कि वो सीधे रेड वाली जगह पर पहुंच गई और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीएम ऑफिस के अधिकारियों ने रेड वाली जगह से कई फाइलें उठा ली
और इन्हें ममता बनर्जी के काफिले वाली एक गाड़ी में रख दिया। इसके बाद जोरदार सियासी तू मैं वाला दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था सांविधानिक संस्थार काजे एर आगेও हस्तक्षेप करेছেন। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा। इसके बाद ईडी ममता सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। उधर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए उसकी चुनावी रणनीति चुरा रही है। वैसे बंगाल में चुनाव सर पर है, लिहाजा सियासी एक्शन भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण। हालांकि कांग्रेस के अधीर रंजन ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये आईपैक यहां तक पहुंचते हैं, मुझे हराने के लिए हमारे लोकसभा में दंगा फैले गए थे। मकसद एक ही थी, अधीर चौधरी को हराना। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईडी की जांच के बीच एक मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया उचित है?